खुजवा इलाके में स्थित है कौड़िया देवी का अनोखा मंदिर, जो पूरे भारत में इकलौता है। मान्यता है कि यहाँ कौड़ी चढ़ाने मात्र से भक्त अमीर बन जाते हैं। कौड़ी माता को मां लक्ष्मी और बाबा विश्वनाथ की बड़ी बहन माना जाता है। शिवरात्रि से गंगा दशहरे तक यहाँ विशेष भीड़ रहती है। कहा जाता है कि दक्षिण भारत से आई देवी को बाबा ने काशी में बहन का दर्जा देकर आशीर्वाद दिया कि जो भक्त कौड़ी चढ़ाएगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। शिव पुराण और काशी खंड में भी इनका वर्णन है। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद अगर कौड़ी माता का दर्शन ना हो तो पूजा अधूरी मानी जाती है। हम कौड़ी माता मंदिर के महंत। अभी की क्या मान्यता है कौड़ी माता मंदिर की? कितने साल पुरानी ये मंदिर है? मान्यता ये है कि ये बाबा विश्वनाथ की बहन है। और बहन कैसे बनी कि ये कौड़ी माता साउथ की देवी है। साउथ से जब काशी भ्रमण करने आई थी तो कौड़ी माता को अन्नपूर्णा ने यहाँ निवास दे दिया काशी के केदार खंड में, तो रिटर्न ये जा न सकी। तब ये बाबा विश्वनाथ जी के पास गई। बाबा विश्वनाथ जी को बताया कि मैं यहाँ भ्रमण करने आया और मैं इधर निवास ले लिया, इधर मुझे कोई जानता नहीं है। तो बाबा ने इनको अपने से मानस बड़ी बहन माना और इनको आशीर्वाद दिया कि बाहर से साउथ से जो भी मेरे दर्शन के बाद तुम्हारा दर्शन नहीं करेंगे तो उनको काशी में रहने का और यात्रा का फल नहीं मिलता। और माता को विशेष ये है कि यहाँ फूल माला नरियर कौड़ी नहीं चढ़ते। यहाँ मां अन्नपूर्णा ने इनको भोजन के रूप में कौड़ी दिया था। वही कौड़ी का माँ का भोग लगता है और यात्रियों के हाथ से दान होता है, जिसमें से वो 4 माता के नाम का दान कर देते हैं और 1 लक्ष्मी कौड़ी के नाम पर अपने पास रखते हैं और ले जाके घर में रखते हैं, जिससे धन दान उनकी बरकत बढ़ती है। ये भी कुछ मान्यता ये भी है कि जैसे लोग कहते हैं कि विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो बनारस में संपूर्ण नहीं माना जाता। वो हमारे लोकल के लिए है, लेकिन साउथ के लिए जैसे काल भैरव हम लोग के लिए है, वैसे ही काल भैरव जैसे हमारी कौड़ी माता है साउथ के लिए, कि अगर वो यहाँ आकर दर्शन ना किए तो उनके पूरे काशी का फल नहीं माने जाएगा। और कुछ गुरु जी ये भी मान्यता है कि जैसे कौड़ी माता आई थी ये काशी में और ये बार बार जो है नहाने के लिए जाती थी और फिर कुछ ऐसा भी परछाई पर 1 महीने तक ये सिलसिला कुछ चला था। एक्चुअली ये दक्षिण में जब अकाल पड़ा था तो ब्रह्मचारिणी से उत्पन्न ये माता है। तो काशी में जब भ्रमण करने आई तो इनका शूद्रों से सामना हुआ और शूद्र के सामना होने पर ये अपने को अशुद्ध समझ ली। तो काशी के केदार खंड में स्नान करने लगी, वो भी भूखे प्यासे। तो ये अन्नपूर्णा नगरी है, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, यहाँ भेदभाव नहीं चलता। मां अन्नपूर्णा ने ऐसे आके इनसे पूछा तो माँ का व्याख्या सुन के मां अन्नपूर्णा ने इनको काशी के केदार खंड में निवास दे दिया और भोजन के रूप में, जैसे भूखे थी ना, काशी में आके भूखे थी, इसके जगह पर कौड़ी का भोजन दे दी। तो माँ को कौड़ी का भी भोजन कराने वाला यहाँ कोई जानता ही नहीं था। कहा कि यहाँ बगल का आदमी किसी से पूछेंगे तो कौड़ी माता कोई जानता नहीं है। तब ये बाबा विश्वनाथ के पास गई और इनको अपनी स्टोरी बताई। तो स्टोरी सुन के बाबा विश्वनाथ ने अतिथि देवा भव, अतिथि देवा भव देव से बड़े होते हैं, इसलिए इनको मानस बड़ी बहन माना और इनको आशीर्वाद वरदान दिया कि जो भी काशी में साउथ से मेरे दर्शन करने आते हैं तुम्हारा दर्शन नहीं करेंगे, उनका काशी यात्रा सफल नहीं होगा। और ये माँ का कौड़ी दान करना होता है। काशी यात्रा फल हमको कौड़ी फलम कौड़ी अम्मा को। काशी जानते नहीं कि ये मंदिर कहाँ है, करीब 80% लोग एक्चुअली ये कहाँ मंदिर है, कैसे लोगों को यहाँ पर आप पाएंगे? एक्चुअली हम लोग जो लोकल हैं कौड़ी माता के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे जो तेलुगु वाले हैं गवल अम्मा के नाम से जानते हैं और तमिल वाले आते हैं तो सोई अम्मा के नाम से जाते हैं। तो वो साउथ के जितने लोग हैं इसी कौड़ी को अपने लैंग्वेज में बोलते हैं और यहाँ के लोग कौड़ी माता को जानते ही नहीं, क्या कि इनका नाम कौड़ी माता है और तेलुगु में इनको गवल अम्मा लोग बोल के आते हैं। कहाँ स्थित है ये दुर्गा कुंड में स्थित है कौड़ी माता। वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित मैदागिन के हरिचंद पीजी कॉलेज के सामने भारतेंदु पार्क में एक खास सफाई अभियान देखने को मिली, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने खुद हिस्सा लिया। मंत्री ने झाड़ू उठाकर पार्क की सफाई की और ये संदेश दिया कि स्वच्छता केवल सरकार की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील भी की कि अपने आसपास की सफाई को प्राथमिकता दें और इस मुहिम में सहभागी बने। भारतेंदु पार्क में मंत्री द्वारा किए गए इस सफाई कार्य में न सिर्फ लोगों को प्रेरित किया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि अगर जनप्रतिनिधि खुद आगे बढ़े तो समाज में सकारात्मकता बदलाव संभव है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत ये पहल वाराणसी में एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरी है, जिसने शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनने का संदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पिछले 6 तारीख को, उसके बाद से पूरे अलग अलग दिनों में
लगातार स्वच्छता का कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी 11 तारीख को काशी आ रहे हैं। उस उपलक्ष्य में भी एक अभियान के तहत सारे महत्वपूर्ण जो काशी में मूर्तियां लगी हैं महानुभावों की, महान नेताओं की, उन सब मूर्तियों की सफाई है, प्रमुख चौराहों की सफाई है, सफाई करना है और फिर उसकी सजावट करना है। तो इस तरह से ये पूरे वाराणसी जिले में भारतीय जनता पार्टी महानगर और जिला की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि आज यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो प्रतिमा है कंपनी बाग, जिसका नाम भारतेंदु पार्क है वर्तमान में, इसी पार्क की सफाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रतिमा पर स्वच्छता करके माल्यार्पण करने का काम किया गया है। गुरु जी, जिस तरह आप सफाई कर रहे हैं और विधायक मंत्री ऐसे सफाई नहीं करते, नहीं, क्या कहना चाहते हैं? सभी कर रहे हैं, सबको करना है, सबके दिन अलग अलग जगहों पे निर्धारित है। तो मुझको लगता है कि सभी लोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस सफाई स्वच्छता के अभियान में शामिल है और उसी की देन है। देखिए कि पूरे देश में स्वच्छता, माननीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो काशी के सांसद भी हैं, आज उन्हीं की प्रेरणा से पूरे देश में स्वच्छता एक मिशन बन गया है। आज गांव-गांव हमारे प्रदेश, गांव, शहरों में होड़ मची है कि कौन सबसे स्वच्छ शहर है। काशी की रैंकिंग देश में बहुत बड़े उच्च स्तर पर पहुंची है। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी काशी नगरी भी हिंदुस्तान की सबसे स्वच्छ नगरी होगी। तो स्वच्छता एक मिशन है और इसमें सारे लोग, समाज जुड़ गया है, समाज की जागृति। आज गांव-गांव शौचालय बने। कल्पना करिए कि गांव में जाने पर, सड़कों पे, रास्ते पे गुजरने पे आज हमारे सारे गांव ODF घोषित हो चुके हैं। तो स्वच्छता का जो अलख इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उसकी शुरुआत भी काशी से हुई थी। 80 पर स्वच्छता का जो उन्होंने पहला फावड़ा चलाया, जो झाड़ू से सफाई का अभियान शुरू किया, पूरा देश जन जागृति कह सकते हो कि इसमें शामिल हो गया। और आज हर बच्चा, छोटा बच्चा भी जानता है कि सड़क को, समाज को, गांव को, शहर को कैसे स्वच्छ करना है। तो उस आंदोलन में सारे लोग शामिल हैं। लालपुर थाने में सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत, पीड़िता ने दर्ज कराई FIR। DCP वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने कहा कि 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच की एक घटना को लेकर लालपुर थाने में सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़िता ने बताया कि 29 मार्च को वो अपनी मर्जी से अपने दोस्त के पास गई थी। 4 अप्रैल को परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी बेटी गायब है, जिसके बाद FIR दर्ज कर बच्ची को उसी दिन सकुशल बरामद कर लिया गया। उस समय न तो पीड़िता और न ही परिजनों ने किसी दुष्कर्म की बात कही थी, लेकिन सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है, जिस पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। आज 6 अप्रैल को थाना लालपुर में एक सामूहिक दुष्कर्म की एक शिकायत प्राप्त हुई है। उसी के क्रम में ये बताना चाहूँगा कि ये घटनाक्रम 29 मार्च से 4 अप्रैल का है, जिसमें पीड़िता का ये कहना है कि 29 मार्च को सर अपनी मर्जी से गई थी अपने दोस्त के पास में। 4 तारीख को पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी गई कि उनकी बच्ची घर से चली गई है। उसके संबंध में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाई थी और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत की गई कि कोई दुष्कर्म हुआ है। आज 6 अप्रैल को पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई है। उसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है कि बच्ची नाबालिग है, मैं बताना चाहूँगा बच्ची बालिग है और सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। और तहरीर में जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया है उसी के संबंध में 6 व्यक्तियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा और उनसे संबंधित पूछताछ की जा रही है और अगले मैदानी कार्रवाई उसमें की जाएगी। वाराणसी के भेलूपुर में आज समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक हुई। हर महीने 7 तारीख को होने वाली इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुई घटनाओं की समीक्षा की गई। महानगर सचिव योगेंद्र यादव ने बताया कि बीजेपी और प्रशासन द्वारा विपक्षी दलों पर किए जा रहे बर्ताव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में यह भी तय हुआ कि हर वार्ड और हर बूथ पर BLA यानी बूथ लेवल एजेंट जल्द से जल्द नियुक्त किए जाएं ताकि आने वाले चुनाव की तैयारी मजबूत हो। बैठक की अध्यक्षता अशफाक डब्ल्यू ने की, जबकि धन्यवाद मीडिया प्रभारी रामजी यादव ने दिया। इस मौके पर पूजा यादव, अजय चौधरी, अजहर अली, राजू यादव, हारून अंसारी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। वाराणसी में समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारी जोरों पर। विपक्ष के कुछ लोगों ने अभी संघ प्रमुख को कुछ पत्रक देने का प्रयास किया।
उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गया। ये जो दोहरी कानून व्यवस्था चलाई जा रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो अधिकार हमको दिया है, उसकी हत्या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, आने वाला समय इनको माफ नहीं करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं। विपक्ष सिर्फ शोर करता है, वीरेंद्र सिंह जमीन पर काम करता है। वाराणसी में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि पिछले 8 से 9 महीनों से दिशा कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई, जबकि नियम के मुताबिक साल में 4 बैठकें अनिवार्य हैं। दिशा कमेटी का कार्य केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करना होता है ताकि उनका लाभ सही लोगों तक पहुंचे। मनरेगा के मजदूरों को समय पर भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना और गोद लिए गांव की स्थिति जैसी अहम बातें इन बैठकों में तय होती है। हैरानी की बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही दिशा कमेटी निष्क्रिय है। कई बार पत्र लिखने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। क्या वाराणसी की जनता को ये जानने का हक नहीं है कि उनके लिए बनाई गई योजना ठीक से लागू हो रही है या नहीं? अधिकारियों को अब जनता की समस्याएं समझनी होंगी और जल्द कार्रवाई करनी होगी। आज आप लोग को इसलिए बुलाया था कि सदन के अंदर जो जनहित को लेकर के जो कार्रवाइयां हुई, कुछ की जानकारी आपको है, कुछ की जानकारी आपको नहीं है, उस विषय में आपको अवगत कराने की जरूरत है। पहली बात, मेरा मुद्दा ये था कि आज 10 महीने होने जा रहे हैं, दिशा कमेटी की बैठक नहीं हो पाई। अगर दिशा कमेटी की बैठक हो जाती तो केंद्र की योजनाओं जो चल रही है यहाँ हमारे जिले में, वो योजनाओं की समीक्षा होती और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होता। प्रधानमंत्री ने कई गांव बोले, उन गांव की क्या स्थिति, इसकी जानकारी लोगों को होती। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में जाना चाहिए, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे विकलांग को लेकर के हो, चाहे वो तमाम योजनाएं। आज हमारा शिवापुरी जो ब्लॉक है वो डार्क जोन है, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो भूगर्भ जल क्यों इतना नीचे जा रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो बहुत सी नदी संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे गंगा का स्तर जो है कि जो पानी इतना जो है कम होता जा रहा है, गंगा सफाई में क्या स्थिति है हमारी। जब ये सब सारी चीजें तभी होगी जब दिशा कमेटी की बैठक होगी, उसमें मॉनिटरिंग होगी और उसमें मॉनिटरिंग होने के बाद जो है कि उस पर कार्रवाई होगी, तब जनहित तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। लेकिन बात की जाए तो सरकार सबके पास योजनाओं का लाभ पहुंचे, तो कह रहा हूँ पहुंच रहा है, तो समीक्षा के दौरान पता चलेगा ना कि केवल जुबान हिला देने से हो जाएगा। जमीनी हकीकत क्या है, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसकी समीक्षा होगी। इसीलिए दिशा कमेटी बनाई गई है और दिशा कमेटी आज 10 महीने हो गए, वही नहीं है और उसकी आड़ ले रहे हैं। दिशा कमेटी पानी प्रधानमंत्री जी का आड़ ले रहे हैं, उनको समय है, उनको नहीं तो वाइस चेयरमैन को समय है, आप कमेटी करिए। अब फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने हमको फिर जो है जाना पड़ेगा कि नहीं, आप जो है इसको कराइए, समय दीजिए। देखिए बहुत सी चीजें हैं, इसको मैंने सदन में बताया कि गंगा में पानी की कमी है, गंगा में गाद इतना है कि पानी रुक नहीं रहा है, गंगा की धारा कमजोर हो गई है, गंगा के में इतना गंदगी हो गया है कि गंगा में जो जीव है वो उनका भी जीवन असुरक्षित हो गया है, नाले गिर रहे हैं। तो ये सारी चीजों की समीक्षा होती है दिशा कमेटी की बैठक। क्या देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजें हिडन एजेंडा के तहत सरकार लाई, तो वो जो हिडन एजेंडा है इसमें केवल परेशान करने की नियत है कि एक बार विशेष को परेशान किया जाए। अब उस एजेंडे का विरोध हो रहा है और अगर सरकार की मंशा वाकई में
ठीक रहती तो वो हिडन एजेंडा को सबके सामने लाती। अब आप भाई कि हमारे ही धर्म में अगर हमारा ही मान लीजिए मंदिर है, अगर उसमें किसी एक मुसलमान को आप ट्रस्टी बना दीजिए तो कोई हिंदू बर्दाश्त करेगा? तो ये केवल उकसावे की राजनीति हो रही है ताकि आप बेरोजगारी पर न बात कर सकें, न आप महंगाई पर बात कर सकें, न शिक्षा पर बात कर सकें, न ही आप लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर सकें। केवल हिंदू मुसलमान में उलझा देंगे और उलझा करके इस देश की मूल समस्या से ध्यान भाई आपके बगल में हुजूरगंज में क्या हुआ? यही कल आप देख लीजिए चंदौली की घटना है कि एक दुकान पर बैठे थे, राजभर बिरादरी के लोग थे और वहाँ गोली मार दी थी। रोज तो 8-10 घटनाएं हो रही हैं, तो हम कैसे बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर सही? भाई आप तो मालिक हो गए, खत्म करें। अब तो सरकार ही तो मालिक हो गई, उसको अच्छी से करें। कुछ नहीं, खाली कार्रवाई हो रही है, यही आप सोच। भाई कराना तो सरकार को, समीक्षा उनके सरकार के अधीन अधिकारियों वो कब चाहेंगे कि दिशा कमेटी की बैठक? हम तो जनहित में बात कर रहे हैं कि कम से कम ये तो पता चले जनता को कि जो योजनाएं केंद्र सरकार ला रही है उन तक पहुंच रही है कि खाली कागजों में। ये बताइए जितने वर्तमान में अस्पताल हैं, चाहे वो सीएससी सेंटर हो, पीएचसी सेंटर हो, चाहे वो जितने भी सरकारी अस्पताल, सब पे स्टाफ है, सब पे इक्विपमेंट है, सब पे जांच हो रही है। तो जो एग्जिस्टिंग है उसको तो आप ठीक कर ही नहीं रहे। कोडरमा हनुमान मंदिर परिसर में राम जानकी मंदिर की स्थापना। चंदौली के नौगढ़ तहसील में विंध्य पर्वतमाला के गोद में स्थित कोडरमा हनुमान मंदिर परिसर में अब राम जानकी मंदिर की भव्य स्थापना हो चुकी है। इस शुभ अवसर पर एक दिन मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्य रूप से कार्यक्रम में चकिया विधायक कैलाश आचार्य, पूर्व विधायक जितेंद्र राम, जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रबली सिंह और बीजेपी जिला अध्यक्ष काशीनाथ सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हर तरफ मंदिर निर्माण की सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं हनुमान जी के इस पावन धाम में राम जानकी का मंदिर आस्था का नया केंद्र बन गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज पूरे हर्ष की बात है कि पूरे देश में भगवान श्री राम का जन्म मनाया जा रहा है। इस अवसर पे हम लोगों के बड़े भैया श्री छत्रपति जी द्वारा हनुमान जी के ठीक सामने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी का मूर्ति प्रतिष्ठा किया गया है। इससे बड़ा जीवन में और खुशी की बात क्या हो सकती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भैया अपने जीवन में जब भी किसी मंदिर या भगवान के सामने जब मत्था टेकते हैं तो यही कहते हैं कि हे भगवान हमको इतना बल दीजिए कि हमारे साथ जो भी चलने वाले हैं मैं उनके हर सुख दुख में शामिल रहूं। इससे बड़ी खुशी की बात है। भक्ति और भाईचारे के संग सजी स्नेह मिलन की संध्या। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में आज लाहतारा स्थित एक लॉन में स्नेह मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर मुंबई से आए प्रसिद्ध भजन कलाकार सूरज अंजाना और अभिषेक गुप्ता एवं रजनीश ठाकुर ने भावपूर्ण भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके साथ जिला अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा, मनीष सिंह रघुवंशी, अमितेश उपाध्याय, अनीता दास, रानी पांडे, हिमांशु सिंह राजपूत, सूरज पाल, अभिषेक कुमार गुप्ता, रजनीश ठाकुर, आनंद शर्मा, अनूप घोसला,
धीरज मिश्रा, धर्मेंद्र राय, राकेश मिश्रा, सन्नी पांडे, प्रभाकर समेत संगठन के कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं ने आपसी संवाद एवं सहयोग की भावना के साथ एकजुटता का संदेश दिया। कार्यक्रम के माध्यम से संगठन ने न केवल सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया बल्कि सामाजिक सौहार्द का भी सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। आज राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी जिला अध्यक्ष जी के संयोजन में पावन पर्व रामनवमी के शुभ अवसर पर एक भजन संध्या और राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी जिले के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जिसमें हमारे युवा मोर्चा के भी पदाधिकारी हैं, हमारे महिला संगठन की भी पदाधिकारी हैं, तो इनका एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक, जैसा कि मैं बता चुका हूं, जिला कमेटी थी और जिला कमेटी के मुखिया जयप्रकाश मिश्रा गुरुजी थे। और इस कार्यक्रम में हमारे तमाम राष्ट्रीय कमेटी के भी पदाधिकारी, सचिव और जिले के हमारे तमाम रामनगर, जालूपुर, चोलापुर, सारनाथ, पिंडरा, रोहनिया आदि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भी जो जिले में आता है, हमारे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज और राम जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन राष्ट्रवादी हिंदू संगठन करा रहा है, क्या आप संदेश देंगे इसका? हम लोग ये संदेश देंगे कि राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी एक भगीरथ प्रयास कर रहा है, संगठन से अधिक सनातनी वीरों को, वीरंगनाओं को जोड़ने का। और राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ऐसे लिप्सा रहित हिंदू वीरों को, वीरंगनाओं को जोड़ने का काम कर रहा है और संगठन में प्रमुख दायित्व देने का काम कर रहा है, जो सड़क पर उतर करके हिंदू विरोधी ताकतों को सबक सिखाने का काम करें और ऐसी ताकतें जो हिंदू विरोध करके राजनीति में अपने नंबर को, अपने ग्राफ को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हिंदू बांटो, हिंदुओं में फूट डाल करके शासन और सत्ता में बने रहे हैं और पुनः आने का मंसूबा देख रहे हैं, ऐसों का बुढ़िया बिस्तर राजनीति से बंद करने के लिए अग्रसर है। जैसा कि आपने देखा है, अभी तमाम हम लोगों ने सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसी को लेकर जिला प्रशासन अब बेहद गंभीर हो गया है। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा के निर्देश पर परदाहा विकास खंड के सभी गांव में लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। लोगों ने शपथ ली कि वे हमेशा हेलमेट पहनेंगे, तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चलाएंगे और शराब पीकर वाहन नहीं चलाएंगे। खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस पहल का मकसद है हर नागरिक को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करना। पिछले कुछ महीनों में एक मौत भी हो चुकी है, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है। अब हर गांव में ये अभियान चलाया जाएगा ताकि हादसों को रोका जा सके। हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीएचयू में पीएचडी के लिए पिछले 16 दिनों से संघर्ष कर रहे छात्र शिवम सोनकर के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। इस मुद्दे पर अब भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री अशोक सोनकर का बयान सामने आया। अशोक सोनकर ने कहा कि शिवम सोनकर जैसे होनहार छात्र के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज के हितों से कोई समझौता नहीं होगा और इस मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष गंभीरता से उठाया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा बनारस के सोनकर समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर अशोक सोनकर ने कड़ी आपत्ति जताई है। मैं अशोक सोनकर, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश मंत्री। अशोक जी, कौन बीजेपी को गुमराह कर रहा है? जैसा कि हमारे समाज के होनहार छात्र श्री शिवम सोनकर जी पिछले 16 दिनों से बीएचयू में पीएचडी के लिए धरनारत हैं। आज समाज को गुमराह करने वाले कांग्रेस के उदित राज सोनकर जी ने आज एक अपने सोशल आईडी से एक समाज पे टिप्पणी किया है
कि बनारस के जो सोनकर है काफ़ी हिंदू बनते हैं अपने आप को, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनारस कहीं नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदुस्तान के 10 करोड़ खटिक समाज हैं वो उनके साथ हैं। और हम लोगों से जो हो सका शिवम सोनकर जी के लिए माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री असीम अरुण जी, मैं पत्रक के मामले से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, मैं खुद बीएचयू के सहकारवा श्री संजय कुमार जी से जाकर मिला शिवम सोनकर जी के मामले में, और कहीं न कहीं हमें न्याय मिला है। और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने तत्काल धर्मेंद्र प्रधान जी को मामले को संज्ञान में देते हुए शिवम सोनकर जी के साथ साथ 300 बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हुआ है। बात की जाए तो जिस तरह से आप शिवम सोनकर का नाम ले रहे हैं और जो सोनकर समाज को गुमराह कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या होगा? क्योंकि वो भी कभी बीजेपी में थे। कारण ये था कि उदित राज सोनकर बहुत पहले एक जस्टिस पार्टी बनाए थे और बनारस को सोनकरों से काफ़ी चंदा लेके चले गए थे, और फिर उसके बाद इन्होंने इस पार्टी को अपने स्वार्थ के लिए विलय कर लिया, और फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सांसद बने, और फिर उसमें भी जाने के बाद हमारी पार्टी को धूमिल करने का काम किया। हमारे मोदी जी ने इनको टिकट नहीं दिया। आज ये कांग्रेस के सदस्य के रूप में वहाँ पे काम कर रहे हैं, और समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है, और समाज का हमेशा अहित करने का काम किया है उदित राज जी ने। मैं इनसे आग्रह करता हूँ और ये समाज से माफ़ी मांगे, नहीं तो सोनकर समाज इनके खिलाफ कड़ा आंदोलन करेगा। बात की जाए तो आपने नरेंद्र मोदी योगी से इनकी शिकायतें भी की, उन्होंने पार्टी से निष्कासित भी किया, क्या आप चाह रहे हैं? आप हम ये चाह रहे हैं कि हमारे सोनकर समाज जो हिंदुस्तान में 10 करोड़ सोनकर समाज हैं, उदित राज सोनकर जी के झांसे में ना, ये व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की राजनीति करता है, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है, और ये हमें बनारस के सोनकर समाज को काफ़ी गुमराह कर काफ़ी चंदा यहाँ से लेकर भागा है। तो ऐसे व्यक्ति के पे विशेष न करें, ये समाज का हित नहीं कर सकता है। आप इस समाज के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आप समाज के माने जाने व्यक्ति हैं, समाज के समाज सेवी हैं, तो क्या कहेंगे? मैं अपने सोनकर समाज से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति के लोगों का सम्मान बढ़ा है, सोनकरों का सम्मान बढ़ा है। डॉक्टर भोला सिंह सांसद बुलंदशहर, वीरेंद्र खटिक सामंत कैबिनेट मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद सोनकर, ऐसे तमाम हमारे अभी बनारस में ही हमारे सोनकर समाज के तमाम नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ही सोनकरों का सम्मान है और कहीं सम्मान नहीं है। मैं आपसे सोनकर, आपके माध्यम से सोनकर समाज को आग्रह करना चाहता हूं कि जो सम्मान सोनकरों का भारतीय जनता पार्टी में है वो किसी दल में भी नहीं है। 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। पिंडरा विधानसभा में हमारे समाज के एक बच्चे के साथ घटना हो जाता है, और वहाँ उस समय सरकार में समाजवादी पार्टी के जो हमारे समाज के नेता थे वो चूड़ियाँ पहन के घर पर बैठे थे, उनका कोई मदद करने का काम नहीं किया। अब मैं अपने समाज से फिर आग्रह करता हूं कि अगर हमारे समाज की अगर रक्षा और इज्जत मान सम्मान किसी दल में है तो सिर्फ और सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी में है। 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, सोनकर समाज में जो खटपटियाँ दिख रही हैं, तो एकजुटता के लिए आप क्या आगे का प्लानिंग बना रहे हैं? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो जानते हैं कि हमारा सोनकर समाज शुरू से उनके साथ है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जितने भी सोनकर समाज के लोग हैं सारे लोग भाजपा के साथ हैं। बस कल वही व्यक्ति सोनकर समाज का नहीं है जो किसी न किसी दल में पदाधिकारी है। नहीं तो जितने भी सोनकर समाज के हैं, हमारे समाज के रोड पे बेचने वाले लोग हैं, ठेले बेचने वाले लोग हैं, सबको सम्मान मिला है भारतीय जनता पार्टी में। मैं आपके सामने खुद बैठा हूँ, मुझे भी सम्मान मिला भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद। तो आप कैसे गठन करेंगे सोनकर समाज के, तो सोनकर समाज छिटपट ना हो, बिखरे ना हो? देखिए, अभी विस्तार हमारे संगठन का भी होने वाला है, और कहीं ना कहीं हमारे सोनकर समाज के नेताओं को भी उच्च पायदान मिलेगा, जिससे हमारा समाज संगठित होगा। आप क्या करेंगे अपने समाज के लिए? मैं गठित करेंगे, कैसे आप अपने समाज को इकट्ठा करेंगे?
मैं प्रदेश मंत्री होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का, और मेरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुझ पे लोग जैसे लोगों पे विश्वास है लोगों का, जैसे शिवम सोनकर जी का मामला था, हमारे दल के लोगों ने, मैं खुद पीएमओ में भी बातचीत किया, जो भी हो सकता है अपने संगठन में अपने समाज की बातों को उठाऊंगा और जो भी समस्याएं होंगी उसको दूर। वांसी के लंका स्थित भोगावीर कॉलोनी में भक्ति और आस्था से भरा माहौल देखने को मिला। यहाँ श्री भोगावीर बाबा और शंभो माता का 26वां वार्षिक श्रृंगार और भंडारे बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भक्ति में डूबे नजर आए। कार्यक्रम समिति के सादा सुनकर, अजय पटेल, गौरव श्रीवास्तव, कैलाश सुनकर और जैसे कई सदस्य भक्त शामिल हुए। इस आयोजन में इलाके में भक्ति, सेवा और एकता की मिसाल पेश की। हाँ, हमारा नाम अस्पताली सोनकर है। भोगावीर बाबा समिति के अंतर्गत ये शारदा प्रसाद सोनकर जी हैं। लगातार 26 सालों से गांव की मदद से, और ये लगातार गांव वाले कहते हैं कि आप करते रहिए, हम श्रद्धा बन के श्रद्धालुओं की तरह आपका हमेशा साथ देते रहेंगे। ये 26 वर्ष से ये लगातार श्रृंगार और भंडारा में, और ये हैं आपके कई लोग, राकेश हैं और आपके ये काफ़ी लोग हैं, और इसमें मिलजुल कर ये लोग काम करते हैं। भोगा बाबा का हर साल ये नवमी के नवरात्र में ये 9 दिन का अपना पूजन लगातार धार देते हैं, और आज इनका भंडारा भी चल रहा है और इनका श्रृंगार भी हो रहा है, और मनोकामना हम लोग हमेशा करते रहते हैं बाबा भोलेनाथ के नगरी में रहकर भी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।